हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ टॉपर्स आईएएस। आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स पे, जो कुछ इस तरीके से हैं। आज के द हिंदू के आर्टिकल में, एडिटोरियल आर्टिकल में एक न्यूज़ आया है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। कुछ इस तरीके से है, इंडियाज़ क्लाइमेट इम्पेरेटिव। ठीक है, भारत की जलवायु की अनिवार्यता। देखिए, इस पर बातें करते हैं। इसे लिखा है विनोद थॉमस जी ने, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। ये सिंगापुर के जो हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के विजिटिंग प्रोफेसर हैं और काफ़ी अच्छा लिखते भी हैं। तो आइए कुछ बातें करते हैं इसके बारे में, जिसे आप अपने मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपको कुछ कोट करना हो तो आप इसे बेशक यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने शुरू किया कि देखिए कि क्लाइमेट चेंज हमारे लिए डिजास्टर पहले भी रहता था, लेकिन कब? जब कोविड-19 नहीं था। इसके आने के बाद हम थोड़ा सा इसको भूलने से लगे थे, लेकिन अब इस पर काफ़ी चर्चा की जा रही है, क्योंकि देखने को मिली है काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स। जब हमने देखा तब फिर इस पर बातें फिर से वापस से शुरू हो गई हैं। तो कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि रेड अलर्ट रिसेंट ईयर्स में आए थे, जैसे कि हीट वेव्स जो कि काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, इससे डेथ हो जाती हैं लोगों की जनरली। तो राजस्थान में, यूपी में, गुजरात में, न्यू दिल्ली में जो है टोरेंशियल डाउनपोर, मतलब मूसलाधार बारिश जो है साउथ इंडिया में भी हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें क्लाइमेट चेंज के बारे में दिख रही हैं कि हीट वेव्स इन जगहों पर थी और मूसलाधार बारिश साउथ इंडिया में देखने को मिली थी 2021 में। फिर साथ में साइक्लोन जो है अम्फन, जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा को, जिसने 2020 में काफ़ी प्रभावित किया था। तो ये सारी चीज़ें देखने को कैसे मिल रही हैं, ये सब प्रूव करती हैं कि ये क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखा रहे हैं, जो कि मैन मेड हैं। तो दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल फैक्टर्स, एक होते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। तो नेचुरल फैक्टर जो नेचुरली हो जाती हैं, और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो होते हैं मैन मेड फैक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं मैन मेड फैक्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हैं। आइए देखते हैं। ऐसे भी तो हम कहते हैं ना कि प्रकृति हमारी माँ है, तो इनको लेकर के, और ग्लोबल वार्मिंग जो धीरे धीरे बढ़ती जा रहे हैं, वो हम लोगों के नेगेटिव वर्कों के वजह से कह सकते हैं कि हम लोग जो कर्म कर रहे हैं ना, वो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग दे रहे हैं, जिसके वजह से फिर हमें नेचर वापस से लौटा रही हैं। वो तो रखती नहीं है, वो तो वापस करेंगे ही, तो हमें कर रही हैं वापस। तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर राइज जो है इंडियन ओशन में देखने को मिला है कि 1 डिग्री सेल्सियस के राइज हो गए हैं। वो राइज किस तरीके से हुए हैं, जैसे कि देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, पहले क्या होता था कि साइक्लोन जब भी इंटर करती थी तो बे ऑफ बंगाल से इंटर कर रही थी ना, लेकिन अब देखने को रिसेंट ईयर्स में मिल रहा है कि आपको वेस्टर्न कोस्ट से भी घुस रही हैं। गुजरात वाले एरिया को साइक्लोन प्रभावित कर रही है और इस एरिया में भी टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं होती थी। इन्हीं कुछ रिसेंट ईयर में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, पहले क्यों नहीं होती थी? तो कहीं ना कहीं तो हम लोग जिम्मेदार हैं, तभी तो हो रही है। अदरवाइज अगर नेचर की कुछ गेम होती तो वो हमेशा से चलती रहती। जैसे कि हम पेड़ लगाते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता है, बढ़ करके फिर हमें फल देता है और फिर हम उसका यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्टली वो चीज़ें पहले भी वैसी ही थी, अब भी ऐसे ही है एग्जैक्टली। अगर ये वाला मैटर होता, पहले से भी सेम ही होता, तो पहले भी इधर से भी आ सकता था, इधर से भी आता, दोनों साइड से आता। बट ये चीज़ें अब रिसेंट ईयर्स में देखने को मिल रहा है, पहले नहीं होता था ऐसा। साथ में उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे डेटाज दिए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, 1970s के बाद जो है देखने को मिला है कि 17,000 के आसपास लोग हीट वेव्स के वजह से मारे गए हैं, इनकी लाइफ्स गई हैं, एस्टिमेटेड है। और बताया जा रहा है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीमेंट हो गई ना, तो एनुअली ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो है ना, ये डाटा लेबर की डेथ की डाटा चल जाएंगी कितने तक, हम लूज़ कर देंगे 1.6 लाख करोड़ तक, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इतने लोगों को लूज़ करना कोई छोटी बात नहीं है।
तो इसलिए हमें ये बेहद ज़रूरी हो गया कि इन चीज़ों पर भी हम लोग ध्यान दें, अवेयर रहें। और इसके लिए दो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कोई भी अगर क्लाइमेट चेंज की इशू आती है तो उसके लिए पहला और दूसरा, या तो हम एडेप्टेशन का मेथड यूज़ करें या मिटिगेशन का मेथड यूज़ करें। मिटिगेशन क्या होगा, अब जैसे कोई चीज़ें दुर्घटना घट गई तो अब हम उसे एडेप्ट करेंगे, लेकिन अगर पहले से पता है कि कोई दुर्घटना घटने वाली है तो उसके लिए मिटिगेशन का यूज़ करेंगे। तो मिटिगेशन तो जनरली हम इस पर फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन एडेप्टेशन पर थोड़ी सी कम फोकस है। तो कोशिश ये करनी, जैसे कि मान लीजिए कि रातों रात बाढ़ आ गई तो उसको रातों रात रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके लिए एडेप्टेशन कर सकते हैं, फंडिंग दे सकते हैं लोगों के लिए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भेजकर उनको जो है सो वहाँ से निकाला जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो एग्जैक्टली कुछ मैं आगे कुछ बातें और बताऊंगा जो कि इसमें मेंशन की हुई हैं कि कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे फ्लड जैसे आ गई तो उनसे बचा जा सकता है। तो किस तरीके का वो एडेप्टेशन मेथड है, तो इस पर भी बातें करनी चाहिए। और इससे पीछे के कुछ लेक्चर्स में हमने बात करी भी थी कि किस तरीके से सभी लोगों के फोकस जो है ना एडेप्टेशन पर कम और मिटिगेशन पे ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ मनी माइंडेड लोग होते जा रहे हैं, इस वजह से कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ चीज़ें और क्या देखने को मिल रही है क्लाइमेट रेजिलियंस में। देखिए, जैसे कि डिफोरेस्टेशन की जा रही है काफ़ी हद तक, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। डिफोरेस्टेशन होगी ना तो लैंड डिग्रेडेशन तो ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट चीज़ें होती हैं एक दूसरे के साथ, तो ये तो स्वाभाविक है कि होना ही है। तो ये कुछ बातें हो गई। साथ में फाइनेंस, देखिए कहा यह जा रहा है कि जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी अधिक वाटर का मिसयूज़ भी हो जाता है। जैसे हमें चाहिए एक लिमिटेड अमाउंट में ही वाटर चाहिए, लेकिन हम एकदम से लगा करके छोड़ देते हैं और देते रहते हैं, कहीं तो ओवर वाटर्ड कर देते हैं और कहीं पानी ही नहीं है। तो इन चीज़ों को भी यूज़ करना है। उसके लिए क्या करना है कि हम लोगों को फाइनेंशियल ट्रांसफ़र दे, पैसे दे, ताकि वो वेल डेवलप्ड, साइंटिफिकली डेवलप्ड और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके और इक्विपमेंट्स खरीद सके, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन मेथड, पानी बचाएं। मतलब ये क्या होता है ना, ड्रिप इरिगेशन मेथड, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये छोटा सा पौधा था, तो ये और ये पौधा था, ऐसे है ना, तो ये एक पाइप गई रहेगी यहाँ पे, एक पाइप की ये होगी, इसमें पानी गिरेगी, इसके जड़ में पानी गिरेगी, एक जरा सा एक बूंद पानी इसका बर्बाद नहीं होता। तो अगर इस तरीके के मेथड्स को यूज़ किया जाए एडेप्ट करके, डैट मीन्स एडेप्ट कह सकते हैं कि इस तरह के टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करा जाए और काफ़ी हद तक यूज़ करा जाए, तो हम क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी पा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी बात कही गई है कि आप कुछ स्कीम्स ऐसे चलाइए ताकि इस पर जो है ना क्लाइमेट चेंज पर हम लोग पॉजिटिवली कुछ वर्क कर सकें। साथ में जो इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन के कामों से, एग्रीकल्चर के कामों से जो एक्सट्रीम हीट जो फेस की जाती है, इन सब से भी कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाए बचने का। और इनको भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वहाँ वर्क भी कर रहे हैं उनके लिए भी हीट के वजह से लाइफ इंश्योर करा जाए। तो ये सारी चीज़ें रही हैं कुछ। साथ में उन्होंने कहा है कि कल्टीवेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स ऑन द सेम फार्म, जैसे कि क्या होता है कि हम एक ही क्रॉप को बार बार मल्टीपल टाइम्स जो है सो उपजाते हैं, कल्टीवेट करते हैं। उससे क्या होता है ना, लैंड की फर्टिलिटी भी कम होती है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना है कि अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे ना तो एक के वजह से लैंड में मान लीजिए कोई चीज़ की किसी चीज़ की कमी हो गई, बट अगर मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो एक से लेगा, दूसरे से वो वापस, एक को मान लीजिए वो अपनी कोई ऐसी मिनरल्स दे देता है तो किसी से वो ले लेगा। जैसे कि हमने सुना होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट, ये क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन वगैरह ये सब वापस से दे देता है, जो बादाम की खेती कहते हैं ना करना, तो वो, तो जैसे अगर उसकी फर्टिलिटी में अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही हैं, तो अगर मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं तो इससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदे होते हैं। तो बस कैश क्रॉप ही ना करें, मल्टीपल फार्मिंग करें, मल्टीपल क्रॉपिंग ही होगी वो करें, तो उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा और इस पर काम किया जा सकता है। साथ में देखने को मिला है फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स वगैरह, ये सब जो आते हैं ना, तो इसके वजह से साउथ के एरियाज़ में जो हैं
वहाँ भी गाइडलाइंस की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। वहाँ कोस्टलाइन इरोजन ये सब भी देखने को मिले हैं, जो इरोड हो जाएंगे तो फिर दिक्कतें ही हैं ना, इरोड होकर के जा रहे हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम है। साथ में एक प्रॉपर मैप फ्लड रिस्क जोन्स टू मैनेज वल्नरेबल रीजन्स, उन क्षेत्रों में जहाँ की काफ़ी अधिक मात्रा में फ्लड्स आती हैं वहाँ की मैपिंग करके कुछ न कुछ उपाय निकालनी चाहिए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है कि केरल में कहीं पे जो है सो ऐसा किया गया या किया जाने की बात करी गई हैं कि फ्लड रेसिस्टेंट हाउसेस कंस्ट्रक्ट की गई जो कि पिलर्स पर होते हैं। जैसे कि देखिए ये बनाई गई है वहाँ, ये देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम है। अगर मान लीजिए घर आपके पिलर पर होंगे तो बाढ़ का पानी अगर यहाँ तक भी आ जाता है, यहाँ तक भी, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से खुद को बचा कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप खुद को बचा कर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली है। और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि राउंड शेप के हाउस बना सकते हैं। अगर कोई हाउस राउंड शेप में बनती है तो जैसे अगर हवा के झोंके अगर इधर से आए तो वो उस घर को उड़ाएंगे नहीं, वो ब्लो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर काफ़ी अधिक तेज़ी से साइक्लोन्स वगैरह ये सब आती हैं तो उनसे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये बच जाएंगे। तो इसी तरीके की कुछ चीज़ें बताई गई हैं इसमें। जैसे कि अगर मान लीजिए एरोडायनामिक्स ओरिएंटेशन, ऐसे स्लोप्स वाले अगर उसके छत होंगे तो इस तरीके के छत होंगे तो उसमें भी हवा जो है सो वो वापस से स्लोप बन करके चली जाएंगी और जाने के बाद उसको काफ़ी हद तक प्रभावित नहीं ही कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीके बताई गई हैं कि स्ट्रॉन्ग विंड से कैसे बचा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं कि इन्होंने बताया कि बस एडेप्टेशन ही जो है ना वो अकेले क्लाइमेट डैमेज को या फिर वार्मिंग ऑफ द सी लेवल टेम्परेचर को वो अकेले ही नहीं रोक सकता, ठीक है। उसको रोकने के लिए हमें और भी कुछ चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। तो इसी पर काम करते हुए हमारे जो गवर्नमेंट है, पीएम मोदी सर, वो वहाँ गए थे, जो कि 2021 में आई थिंक ग्लासगो में एक मीटिंग हुई थी जो कि स्कॉटलैंड में है। आई थिंक वो मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26, शायद मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, बट आई थिंक 26 ही हुई थी। तो इसमें उन्होंने बताया भी कि 2070 तक हम लोग जो है नेट जीरो एमिशन कर लेंगे। तो ये है मिटिगेशन स्ट्रैटेजी कि बस एडेप्टेशन ही नहीं, हमें मिटिगेशन स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी होगी ताकि हम आगे क्लाइमेट चेंज को होने से रोक सकते हैं, उसे प्रभावित होने से रोक सकते हैं। तो जब जीरो एमिशन होगी, हम अगर फॉसिल फ्यूल्स या फिर कार्बन एमिशन, मतलब कार्बन एमिशन वगैरह नहीं करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी यूज़ नहीं करते हैं, हम ज़ीरो एमिट करते हैं अपने यहाँ से, तो फिर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इन सब चीज़ों को रोक भी पाएंगे। तो ये मिटिगेशन के तरीके हो गए और साथ में कुछ तरीके एडेप्टेशन के हो गए। तो अगर इस तरीके से अगर हम दोनों तरीक़ों से काम करते हैं तो देखा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने से रोका जा सकता है। आइए फिर आगे इन्होंने क्या बताया है उन्होंने कि मैनेजमेंट ऑफ डैम्स एंड exacerbate glaciers like ग्लेशियर, लेक, आउटबर्स्ट एंड फ्लड्स। जैसे कि देखिए डैम्स हैं, काफ़ी पुराने डैम्स हैं, इन्होंने डाटा भी दिया है कि कुछ डैम्स 100 ईयर्स ओल्ड डैम्स हैं। लगभग 295 डैम्स जो हैं, 295 डैम्स इंडिया में, वो 100 ईयर ओल्ड डैम्स हैं। तो उन सब पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो पानी को ठीक से रोक भी नहीं पाते, आउटबर्स्ट हो जाता है, रोका, ओवरफ्लो हो गया फिर भी किसी वजह से, या टूट गया किसी वजह से, तो इससे फिर फ्लड आ गया, क्योंकि उसका काम रोकना है। और अगर वो टूट ही गया या ओवरफ्लो ही हो गया किसी वजह से, रोक ही नहीं पा रहा, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा है ही नहीं। तो उस पर अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उसको अगर पॉजिटिव यूज़ में ले आया जाए, वो रोकने में सक्षम हो जाए, तो फिर फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो उन सब पर भी काम करने की ज़रूरत है। साथ में उत्तराखंड में देखने को मिला है कि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स वगैरह ये सब हो रहा है। कैसे हो रहा है ये सब, देखिए जैसे कि हम लोग नेचर को एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से, मैन मेड ह्यूमन फैक्टर से जो है सो उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। जैसे कि डायनामाइट वगैरह लगा करके हिल्स को तोड़ रहे हैं, सैंड माइनिंग हो रही है, क्वेरिंग हो रही है,
और हम उसके स्लोप्स को, स्टीप स्लोप्स में जो है सो कुछ ना कुछ छेड़खानियाँ कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं वहाँ के, वहाँ मतलब डेवलपमेंट के नाम पे कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। और अगर इन सब चीज़ों से, डायनामाइट से अगर उसको ब्लास्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे चट्टानों को भी तो फ़र्क पड़ता है, और कल को वो वही लैंडस्लाइड में तब्दील हो जाता है। तो अगर वो ऐसे बदल जाएगा तो फिर आगे आने वाले फ्यूचर में अगर कोई पर्सन वहाँ पे होते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको भी क्षति पहुँचेगी अगर अचानक से लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। तो यही कारण हैं, इन्हीं सब पर अगर काम की जाए अच्छे से तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही वजह है। साथ में ग्लेशियर्स वगैरह ये सभी तो ऊपर पहाड़ों पे हैं, तो उन सब को भी अगर हमें पिघलने से रोकना है कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों का ही हाथ है। तो इसी वजह से वो मिल्ट भी हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं हमारे वजह से, तो फिर वो ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, उसी से फ्लड्स भी आ रहे हैं, और फ्लड्स से वापस से परेशान हम लोग ही हो रहे हैं। तो ये सभी एक दूसरे से कह सकते हैं कि चेन की तरह इंटरकनेक्टेड है, एग्जैक्टली इंटरकनेक्टेड है ये एक दूसरे से। तो और साथ में इन्होंने डाटा दिया कि देखिए कैसे हमारे इंडिया में जो है ना, इंडिया का जीडीपी 2.5% ही इस पर दिए जा रहे हैं। जीडीपी का 2.5% ही इन्वेस्ट होता, तो कोशिश करनी है हमें कि थोड़ी सी और अपने फंड्स को बढ़ाया जाए। हमें काफ़ी अलग अलग जगहों से लोन के बारे में भी बताया जाता है। लोन इन अ सेंस, आई थिंक लोन नहीं, यहाँ पे हमें पैसे मिलते भी हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गए, वर्ल्ड बैंक्स हो गए, आशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, इन सब जगहों से। तो हमें इन सब के मदद से जो है ना कुछ बेहतर काम करना चाहिए। साथ में कंक्लूजन में इन्होंने जाते जाते ये बताया कि हमें अपने टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस करना चाहिए फाइनेंशियल ऐड दे करके। जैसे हमारे मेट्रोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनको जो है सो अर्ली वार्निंग देने वाला एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाना चाहिए, जिससे हमें पहले से पता चल जाए कि कोई घटनाएं घटने वाली हैं, नेचर में क्या ऐसा होने वाला है, तो हम अलर्ट हो जाएं। साथ में जो हम मनरेगा में फ़ंड यूज़ करते हैं उसको जो है सो क्लाइमेट एडेप्टेशन में यूज़ करें, एग्रीकल्चर में, वेस्ट मैनेजमेंट में, लिवलीहुड्स पे यूज़ करने लगें, तो फिर काफ़ी बढ़िया होगा। साथ में लोगों को भी हमें जागरूक करना चाहिए कि वो एडेप्टेशन में मदद करें। तो यही कुछ तरीके बताए गए हैं, अगर इन तरीक़ों को अपनाया जाए तो हम लोग क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो इनके इस एडिटोरियल आर्टिकल में कुछ इसी तरीके की बातें की गई हैं। तो कोशिश हमने करी है आपको एक अच्छे से इसके डेटाज़ को बताने की, समझाने की, और इनके बातों को समझा देने की मैंने रखने की कोशिश करी। और आप अगर चाहें तो यहाँ से पिक करके इसे नोट करके कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, अगर इन्वायरमेंट पे मेंस में क्वेश्चन आती हैं क्लाइमेट चेंज पे तो। और उम्मीद की जा रही है कि इतने ज़्यादा बात हो रही है ना इस पर, तो क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आना लाजमी है। तो आप ये डेटाज रख सकते हैं ताकि आप कोट कर सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।